नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ हिंदी पाठ्यपुस्तक के 10वीं कक्षा के गद्य खंड से। और आज मैं बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जो कि आपके 10वीं कक्षा में से जो हिंदी के पाठ्यपुस्तक में से जो टॉप कहानी है, उन कहानियों में से एक है विष के दांत। और इसके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। बहुत ही सुंदर कहानी है यह। आप सब जुड़ कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। शायद आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई है और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। इनके जन्मस्थल है पटना के बदरघाट। ये पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ है और ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, भोजपुरी भाषा बोलते थे क्योंकि पटना के थे। तो इनके पिता का नाम है पंडित रमावतार शर्मा और ये पंडित रमावतार शर्मा जी दर्शन व संस्कृत विषय के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी माता का नाम है रत्नावती शर्मा, है ना। और ये हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी संस्कृत और हिंदी में MA किया है, मास्टर ऑफ आर्ट। इनकी कुछ रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा व साहित्य, नकेन के प्रपद्य, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि और भी काफ़ी सारे इनकी रचनाएं हैं। ये रचनाएं जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया हुआ है, ये सब के सब VVI हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये था आपके कवि का परिचय कुछ। अब मैं आप लोगों को पाठ का जो परिचय है वो मैं आपको कराता हूँ। आइए मैं कुछ यहाँ पर बिंदुएं लिखता हूँ और उस बिंदुओं के आधार पर हम लोग आज के इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ बिंदुएं लिखी हुई हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आज का जो पाठ्यपुस्तक है, आज का जो कहानी है विष के दांत, इसको मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। पहला है इस पाठ की भूमिका। इस पाठ में सेन साहब हैं। सबसे पहले इस बात को जान लीजिएगा, ये जो कहानी नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है, यह कहानी है मध्यवर्गीय परिवार के संदर्भ में। जैसे कि परिवार में, आपके समाज में जो अलग अलग वर्ग के लोग पाए जाते हैं, है ना, कुछ अच्छे हैसियत वाले, कुछ कम हैसियत वाले, इन दोनों के बीच जो भेदभाव चलते हैं, जो इन दोनों के बीच का एक जो अलग लेवल बनता है, उसी पर आधारित ये कहानी है। एक अमीर खानदान है जिनका नाम है सेन साहब। सेन साहब बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, है ना। उनके पास एक कार है जो कि उन्होंने 7,500 रुपये में ली है। वो कार इतनी सुंदर है, बिल्कुल काले रंग की है और इतनी सुंदर है, उनमें अगर आप चेहरा भी देखना चाहो तो आपको उसमें चेहरा आपकी दिख जाएगी। इतना वो क्लीन, इतना वो साफ़ सुथरा है ना। सेन साहब की जो पत्नी है, उनकी तो बिल्कुल सख्त ताकीद है, उनकी तो सख्त हिदायत है। यदि कोई खोखा खोखी, देखिएगा ये बंगाल की भाषा है खोखा खोखी, और इसका अर्थ होता है लड़का लड़की। यदि कोई भी लड़का लड़की इस कार के आसपास भी भटक जाए तो उसका कोई खैर नहीं, है ना, उसे बहुत पिटाई लगने वाली है। इतना ही नहीं, जो उस कार को चलाने वाले ड्राइवर हैं और जो उसका क्लीनर हैं, जो सफाई करते हैं, यदि उस पर थोड़ा सा भी धब्बा दिख जाए तो उसकी भी सामत आ जाए, उसका भी दुर्भाग्य आ जाए, ऐसी ताकीद की गई है इस पाठ में, है ना। सेन दंपति मैंने दोनों पति पत्नी मिलकर एक नए रूल रेगुलेशन में चलते आ रहे हैं। इनके 5 लड़कियां हुई हैं जिनका नाम है सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती। ये 5 लड़कियां बहुत ही सुशील स्वभाव की हैं। ये प्रश्न 2022 ईस्वी इस साल जो है, ये प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब की 5 लड़कियां क्या थी। उनमें ऑप्शन था सुशील, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सुशील। तो ये 5 लड़कियां बहुत ही सुशील थी, है ना। तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत, मतलब जीने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, बुद्धि लगाने का तरीका, हर एक तरीका में बिल्कुल अच्छे है, बिल्कुल परफेक्ट है। सेन दंपति मतलब दोनों पति पत्नी मिलकर इन 5 लड़कियों को क्या करना चाहिए ये नहीं सिखाया है, बल्कि ये सिखाया है क्या क्या नहीं करना चाहिए। मतलब समझ में आई आपको, क्या क्या नहीं करना चाहिए तभी सिखाई जाती है जब आप किसी को अपने गुलामी में रखना चाहते हो, अपने बंधन में बांध के रखना चाहते हो। मतलब मैं चाहता हूं कि यही करो तो बस यही करो, ऐसा न होना चाहिए तो न होना चाहिए। ये तभी आप कर सकते हो जब आप बंधन बना के रखना चाहते हो। तो यहां से स्पष्ट होता है सेन दंपति इन 5 लड़कियों को बंधन में बना के रखते हैं। और बिल्कुल सत्य बात है, ये सेन दंपति जो हैं अपने 5 लड़कियों को कठपुतलियां समझते हैं। कठपुतलियां अर्थात
कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। ये समझते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न भी है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, इसका व्याख्या करिए। तो ये सेन दंपति अपने लड़कियों को कठपुतलियां समझते हैं। अगला पॉइंट है सेन साहब द्वारा लड़कियों को कठपुतलियां समझा जाना, है ना। ये कठपुतलियां समझते हैं। कारण क्या है कि ये लड़कियां जो है किसी भी चीज़ों को तोड़ती फोड़ती नहीं है। हंसना है तो उसका भी एक लेवल है कि तुम इतने को हंसोगे, इससे ज़्यादा हंसोगे तो फिर पिटाई लगेगी। हर चीज़ बंधन में है। गमला नहीं टूटना चाहिए, ये चीज़ नहीं हटना चाहिए, ये यहाँ रखा गया तो ऐसे ही रहेगा, तुम्हें इस तरह से जीना है, तुम्हें अब ये काम करना है। हर तरह से बंधन में बना के रखा गया है। जिस तरह से नहीं, कोई कठपुतली हो, कोई मूर्ति हो, कोई आप जो गुड़िया वगैरह खेलने के लिए लाते हो, उसको आप जैसे मन करे, आपने हाथ उठा दिया तो हाथ उठायल है, रख दिया तो रखल है, सुला दिया तो सुतल है। यही काम पांचों लड़कियों के साथ सेन दंपति किया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा लड़कियां क्या है, कुछ भी नहीं है, कठपुतलियां हैं, है ना। जैसे मन करे वैसे उसको नचा लो। और गर्व भी समझ रहा है कि हाँ मेरी बेटी है ना, मेरी पांचों जो लड़कियां हैं वो एकदम मेरे हिसाब से चलती है। अरे आपको लगता है आपके हिसाब से चलती है, लेकिन उसे भी जीने की आज़ादी है, उसे भी जीने के लिए दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था, है ना। लड़कियों के द्वारा सेन साहब को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। लेकिन खतरा देने वाले उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में एक लड़का जन्म हुआ। और वो लड़का का जन्म तब हुआ है, खोखा का जन्म, खोखा माना लड़का, एक लड़का का जन्म हुआ। और उस लड़का का जन्म तब हुआ है जब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। मतलब अब बच्चा पैदा हो सकता है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उस वक्त एक लड़का का जन्म हुआ और उस लड़का का नाम इन्होंने काशू रखा है। याद रखिएगा, नाम है काशू, नाम खोखा नहीं है। खोखा मतलब लड़का, उसका नाम क्या है, काशू। लेकिन खोखा का अधिक जिक्र किया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम है काशू, आप याद रखिएगा। खोखा का जन्म हुआ। अब खोखा जो था, क्योंकि देखिएगा एकलौता बेटा है, एकलौता बेटा है तो बहुत दुलार तो होगा ही, तो बहुत दुलार प्यार उसको किया जाने लगा। अब इतना ना दुलार प्यार किया जाने लगा, सेन दंपति ने अपने जीवन में नियम बना लिए थे। अपने पांचों लड़कियों के लिए नियम था, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम ऐसे चलोगे, तुम वैसे चलोगे, एकदम कठपुतलियों में बांध कर रखे थे। लेकिन जैसे ही खोखा का जन्म हुआ, सेन साहब के नियम का कोई ठिकाना नहीं, कोई नियम बाकी नहीं रह गया और खोखा सेन साहब के नियमों का अपवाद बन गया। अपवाद, यहाँ पर एक शब्द है अपवाद। अपवाद शब्द का मतलब होता है जो नियमों का उल्लंघन कर दे। जैसे आपके गांव में सरस्वती पूजा हो रहा है ना, और सारे गांव वाले मिलकर चंदा वसूल करके आप अपने गांव में अच्छे भव्य आयोजन कर रहे हो सरस्वती पूजा का, ठीक है। मान लीजिए 100 आदमी है आपके गांव में, तो 90-95 आदमी ने चंदा दे दिया। अब 5 आदमी ने चंदा नहीं दिया। उनका कहना है कि मैं चंदा नहीं दूंगा, मैं नास्तिक हूं, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, मैं जो है भूखे को भोजन करा दूंगा, ऐसा कुछ। तो सभी लोगों ने मिलकर नियम बनाए थे, लेकिन उन नियम को वो 5 लोग नहीं माने, तो वो 5 लोग उन नियमों का अपवाद कहलाएंगे। ओके, तो सेन साहब ने नियम बनाए थे इन 5 लड़कियों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने जीवन में नियम बना लिए थे कि यही सब होना चाहिए। लेकिन ये जो अकेले एकलौता बेटा जो था, ये सेन साहब के सारे नियमों का उल्लंघन कर दिए। इसलिए खोखा सेन साहब के नियमों में अपवाद था। बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा सेन साहब के नियमों के मामलों में अपवाद था। सेन साहब ने अपने जीवन में जो कुछ भी नियम बनाए थे, सारे नियम को ध्वस्त करने वाला ये खोखा था। आपको बातें समझ में आ रही है? एक और पॉइंट आती है जो कि मैंने लिखा नहीं है, वो पॉइंट है सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखती थी। सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखती थी। सेन दंपति चाहते थे कि उनका जो बच्चा है वो इंजीनियर बने, है ना। देखिएगा, इससे पहले एक चैप्टर है, विष के दांत से पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपके गोधूली का कक्षा 10वीं में, वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्टता कर दिया है कि मनुष्य को उसके रुचि के हिसाब से चलना चाहिए, उसे जो कुछ भी करना है उसे करने देना चाहिए, उसके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जीना चाहिए। वो जो बनना चाहे बनने दीजिए, वो जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ने दीजिए। लेकिन यहाँ पर सेन साहब उस सब बातों को बिल्कुल नहीं मान रहे। सेन साहब का कहना है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और इसके लिए उसको सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। पास के जो मिस्त्री हैं उसको बुलवा कर, है ना, खोखा के साथ कुछ देर ठोक पिटाई की पूरा व्यवस्था करा दी गई है। अब वो मिस्त्री ठोक पिट करता है, खोखा भी उस जगह करता है ताकि वो आगे चलकर इंजीनियर बने। बताइए।
ये कौन सी इलेक्शन हुई, ये कौन सी सिस्टम हुई, खैर अलग बात है। एक दिन की बात है, मैं इनमें से कुछ और कहानी जोड़ देता हूँ। सैन साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और इनके साथ कुछ इनके मित्र लोग बैठे हुए थे, दूर के कुछ रिश्तेदार भी बैठे हुए थे, पत्रकार महोदय भी बैठे हुए थे। आपस में सबके मीटिंग चल रहा था, कुछ बातें चल रही थी, है ना। अब बातों के दौरान एक लड़का था, खोखा से भी छोटा ही था, पत्रकार महोदय का बेटा था वो। उसकी कुछ हरकतों को देखकर बगल आस पड़ोस के जो वो लोग थे, उनके मित्र लोग जो बैठे हुए थे, उनकी तारीफ कर दी बच्चे की। नहीं होता है, बच्चा कुछ अच्छा कर देता अचानक सा तो अच्छा लग जाता है लोगों को, तो वो तारीफ कर दिया, वाह बेटे वाह वाह, क्या तुम्हारे अंदर लक्षण है। तो सैन साहब अब जो है अपने बेटे का बड़ाई करते हुए, हाँ, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, बेटा तो मेरा है ना, मेरा बेटा खोखा, अभी से उसमें इंजीनियर बनने का गुण दिखता है, वो इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, है ना। और सैन साहब डायरेक्ट उस पत्रकार महोदय को पूछते हैं, आपका बेटा क्या बनेगा, है ना, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा और अभी से उसमें लक्षण दिखता है, लेकिन आपका बेटा क्या बनेगा। तो पत्रकार महोदय सीधी सी जवाब दिए कि मेरा बेटा कुछ बने ना बने, लेकिन मैं उसे जेंटलमैन जरूर बनाना चाहूँगा, मतलब सही आदमी, सज्जन पुरुष, अच्छे व्यक्ति मैं जरूर बनाना चाहूँगा, है ना। और उसे अपने जीवन जीने के लिए आज़ादी दी जाएगी, वो जो कुछ भी बनाना चाहता है वो बन सकता है। इस बात पर सैन साहब ऐठ दिए मुँह को, नहीं होता व्यंग्य करते हुए, हैं बड़ा आया, जो बनना है बनने दीजिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, उसमें अभी से लक्षण दिखता है, मैं जो चाहूँगा वो बनेगा। कि समझ गए बात को। ये बातें हो ही रही थी कि नीचे से कुछ शोरगुल की आवाज़ें सुनाई पड़ी। नीचे शोरगुल हो रही थी, सारे लोग नीचे दौड़कर आए तो नीचे क्या देख रहे हैं, एक लड़का है, उसके पास एक महिला खड़ी है और वो लड़का सैन साहब के ड्राइवर के साथ झपट रहा है। तो मतलब वो महिला उस लड़का को पकड़ रही है और वो लड़का झपट रहा है सैन साहब के ड्राइवर को के ऊपर कि अब उसको मार दिया जाए, है ना। और उस लड़का का नाम है मदन। अगला पॉइंट है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद। देखिएगा, ये मदन एक लड़का है, देखिए बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, उसे क्या पता। तो वो मदन क्या हुआ, वो जो कार, इतना सुंदर कार देखा तो मदन का मन किया कि एक बार मैं छू कर जरा देखूं। तो गरीब घर का लड़का था, इसलिए उसने चाहा कि मैं इस कार को जरा छू कर देखूं। तो जैसे मदन उस कार को छुआ, शायद छुआ भी नहीं होगा, तो ड्राइवर ने उसे पकड़कर जोर से धकेल दिया। जैसे ड्राइवर ने उसे धकेल दिया, वो लड़का गिर पड़ा और उसके जो ठेहुना है उसमें चोट लग गई, उसके ठेहुने से खून बहने लगी, है ना। उस लड़का को गुस्सा आ गया, यही कारण था कि वो लड़का उस ड्राइवर पर झपट रहा था। तो तब तक में सैन साहब वहाँ पहुँच गए। जैसे पहुँचते हैं तो पूछे, क्या हुआ भाई, तुम लोग इतना ये शोरगुल क्यों हो रही है। तो ड्राइवर अब अपनी बातों को ऊपर करते हुए बोल रहे हैं, देखिए ना साहब, ये लड़का इस कार को छू रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा साइड किया, देखिए मुझ पर ही झपट रहा है। अमीर आदमी, अमीर बात। इस पर भी मैंने चंद लाइनें लिखी है, मैं दो लाइन आपको सुनाता हूँ। एक शायरी है, मैंने लिखा, बड़े लोग अगर जुल्म करे वो जुल्मी नहीं कहलाता है, बड़े लोग अगर जुल्म करे वो जुल्मी नहीं कहलाता है, फिर छोटे लोगों की छोटी हरकत इन नेत्रों में क्यों समाता है। मतलब बड़े लोग अगर गलतियां कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे लोग अगर छोटी छोटी गलतियां कर दे तो ये बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये समाज में यही होने लगा है आजकल। तो सैन साहब अमीर आदमी भाई, तो इसको कौन रोक सकता है, इसको कौन कुछ कह सकता है। तो सैन साहब और उल्टा ही उस औरत पर, जो मदन की माँ थी, मदन की माँ जो उसे रोक रही थी, उस पर चिल्ला पड़े, उसको डांट दिए। कारण क्या है, ये जो मदन के पिताजी, उनका नाम था गिरधर लाल, याद रखिएगा, मदन के पिताजी का नाम था गिरधर लाल, और वो गिरधर लाल सैन साहब के ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। मतलब सैन साहब हो गया मालिक, मदन के पिता गिरधर लाल हो गया नौकर। इन्हीं चीज़ों पर दबाव बनाते हुए सैन साहब ने उसके मम्मी को डांटा, मदन के मम्मी को डांटा कि देखिए अपने बेटे को संभाल के रखिए, और आगे से अगर ऐसी हरकत किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अपने बेटे को ले जाइए यहाँ से, चलिए। तो वो महिला उस लड़के को यहाँ से लेकर चली गई। देखिएगा, क्योंकि मदन ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे सज़ा मिली है। तो मदन के दिमाग में ये चल रहा था। कारण क्या है, गरीब घर का लड़का है, उतना स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है, शिक्षा से जुड़ा नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है।
ऐसे लड़के जो हैं खेल कूद में अपना जीवन को बिता देते हैं, फिर पता नहीं चलता है कि उसका क्या कार्य शैली है, वो फिर पता नहीं चलने लगता है। सैन साहब उसी समय जोर से चलाते हुए कहते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडे बनते हैं। देखिए मदन अच्छा मतलब कि गरीब था, पता नहीं था, तो वो छूना चाहा तो चोर डाकू गुंडे बनने की क्या बात है। सैन साहब ने कह दिया कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। बताइए। खैर कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो वो मदन वहाँ से चल गया, लेकिन अपने दिमाग में फिट कर लिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसे मज़ा चखाऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब मैं बातों को ज़रा सा आगे बढ़ाता हूँ। अगला जो बिंदु है, अगला जो पॉइंट है वो है खोखा और मदन में लड़ाई होना। इससे पहले भी कुछ बातें हैं, पहले वो बात मैं बता देता हूँ, फिर खोखा और मदन के लड़ाई के बारे में अब मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि गिरधर लाल जी सैन साहब के यहाँ नौकरी करता था, तो सैन साहब ने अपने क्वार्टर में गिरधर लाल को बुलाए। आइए गिरधर लाल जी वहाँ पहुँचते हैं। गिरधर लाल को बहुत ज़ोरों से सुनाया सैन साहब ने, देखिए आपका बेटा जो मदन है वो बहुत आवारा लड़का हो गया है, उसको ज़रा संभालिए, उस पर ज़रा निगरानी करिए, वो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मतलब पूरी बात जो है, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा ये करके। अब गिरधर लाल गरीब आदमी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, है ना। आज रात जब गिरधर लाल अपने घर जाते हैं और सैन साहब आराम से अपने घर में सो रहे होते हैं, तो क्योंकि देखिएगा वो मालिक का घर है और आसपास ही नौकरों का घर वो दिया जाता है, तो उसको रहने के लिए दिया जाता है। सैन साहब सो रहे हैं, गिरधर लाल के कमरे से मदन के रोने की आवाज़ आ रही है। शायद गिरधर लाल अपनी बेटी की पिटाई कर रहे होंगे कि तुमने ऐसी गलती कहा है कि मालिक को जो है तुम ऐसे उनके साथ बदतमीजी कर दी, है ना। तो बहुत पिटाई कर रहे थे गिरधर लाल। ये बहुत खुश हो रहे हैं, सैन साहब अपने घर में काफ़ी खुश हो रहे हैं, है ना। अपनी बीवी को बोल रहे हैं, देखा ये हुआ आवाज़, देखिए मुझे अभी संतुष्टि मिल रही है। हा हा। अब उनकी बीवी भी परेशान हो गई, मतलब जितना ज़्यादा मदन की आवाज़ उसको परेशान नहीं कर रही थी सैन साहब की पत्नी को, उससे ज़्यादा सैन साहब की आवाज़ उनकी पत्नी को परेशान करने लगा। तो उनकी पत्नी भी व्यंग्य करते हुए, मतलब बोल रही है सैन साहब को, लेकिन संबोधित कर रही है मदन को। अब बोल रही है सैन साहब के बारे में, बोले हाँ हाँ, कितना कौवा के तरह टर 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 कर रहा है, बोल रही है सैन साहब को, है ना, लेकिन इशारा मार रही है मदन के तरफ। तो ये सब बातें हुई, सैन साहब को बहुत नींद आई गहरी। तो उस समय मदन के दिमाग में और ठनकने लगा कि मैं तो बदला लेकर रहूंगा। ठीक है, अगले दिन की मैं बात बताता हूं। मदन जो है अपने दोस्तों के साथ अपने गली में ही, अपने मोहल्ले में, अपने आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा है। लट्टू जान रहे हैं आप लोग, एक प्रकार का खेल होता है, वो नचा रहा है। उसी गली से खोखा भी गुजर गया, यही कासू सैन साहब का बेटा जी गुजर गया। अब देखिए बच्चा तो बच्चा होता है, जैसे खोखा उस गली से गुजरा, अब इसका भी खेलने का मन ललक गया। देखिएगा ये जो बातें हैं इनमें से कुछ बिंदुएं दी गई है। इसी पंक्ति को कवि महोदय ने, नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है कि हंस कौवों के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कहेगा इसका भी व्याख्या करिए। तो यहां पर हंस किसको समझा गया, हंस अच्छे, कौवा खराब। तो मतलब यहां पर हंस कहा गया है खोखा को और कौवा कहा गया है मदन को, है ना। तो कौवा लट्टू नचा रहा है, बोले तो मदन लट्टू नचा रहा है, और खोखा ललक गया, खोखा बोले तो हंस। इसलिए यहां पर संबोधित करते हुए, है ना, बोल रहा है कि हंस कौवों के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अरे हंस का अपना झुंड होता है, वो तुम अपने दुनिया में मगन रहो ना, तुम कौवों के झुंड में काय को आ रहा हो, कौवा जाएगा तुम्हारे झुंड में, भाई तुम इसके झुंड में क्यों आ रहे हो। इसलिए नलिन विलोचन शर्मा जी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हंस देखिए ना कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, बोले तो खोखा मदन के ग्रुप में शामिल होने के लिए ललक गया, मैं भी खेलूंगा। अच्छा, खोखा रहा अपने रईस बाप का बेटा, नौकर सबको भी थप्पड़ लगा देता था, बहनों को भी थप्पड़ लगा देता था, यही आदत मतलब यहाँ पर भी यूज कर दिया। आके बोलता है ओए हम भी खेलेगा। मदन ने कहा नहीं नहीं तुमको खेलने नहीं मिलेगा, जाओ अपने बाप की हवेली में खेलना। अब ये डट गया, हम खेलेगा तो खेलेगा, नहीं सुना तुम। मदन को चढ़ गया गुस्सा, ये तो पहले से प्लानिंग में था कि आने दो बेटा मौका, इसको तो और पिकअप चढ़ गया। मदन को पकड़ा, खोखा को मारा, जैसा फाइट, उसके दांत ही तोड़ दिए। अभी इसी दांत को नलिन विलोचन शर्मा ने विष के दांत का, विष माने जहर वाला दांत, ये नहीं जहर, यहां पर विष शब्द का मतलब है घमंड, गुमान, अमीरी का जो एक चढ़ा हुआ है ना, भूत सवार है, उस
उसको विष यहां पर कहा गया। यह समाज के लिए विषैला चीज है, समाज को नष्ट करता है। जैसे जहर पीने से आदमी खत्म, उसी तरह से अगर कोई मानव अपने अमीरी का घमंड दिखाए, अभिमान जताए, है ना, बंधन में बना के रखना चाहे, तो ये एक तरह का विष है जो समाज को मार देता है, समाज को खत्म कर देता है। इसलिए खोखा के अंदर भी ऐसा ही दांत बनने वाला था। मदन ने मारे फाइट से उसके दांत को तोड़ डाले, है ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है विष के दांत, क्योंकि इन्हीं बातों पर यह पूरा कहानी टिका हुआ है। अगर ये दांत तोड़ने वाला बात ना आए फिर मामला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्हीं बातों पर पूरा कहानी टिका हुआ है। तो कहने का मतलब ये शीर्षक लिखना बिल्कुल सार्थक है। कभी कभी ये भी कहा जाता है विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, तो इसका मतलब ये कहानी बिल्कुल, ये जो शीर्षक है ये बिल्कुल सार्थक है। ओके, अब खोखा अपने मुंह बगड़े हुए अपने घर जाता है, उनके पिताजी देखते हैं और आज गिरधर लाल पर और बरस पड़े सहन साहब, बरस पड़े। गिरधर लाल उसी समय अपने नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। आज जो मदन ने खोखा का दांत तोड़ डाला है, आज बेचारा घर नहीं गया। किसी तरह से दिन भर तो इधर उधर खेल कूद में बिता दिया, रात हो गई बहुत। जब ज़्यादा रात हुई तब ये धीरे धीरे अस्थिर से आहट का पता ना चले, जाके अपने मम्मी पापा के कमरे के पास ऐसे कान लगा के सुनने लगे कि देखें क्या बोलते हैं। अंदर में कुछ गुनगुन हो रही थी, बात हो रही थी दोनों, गिरधर लाल में और उनकी पत्नी में। ये कान लगा के सुन रहे कि मेरी मम्मी पापा कहीं उसी बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, डर से। अब डर क्यों रहे थे? क्योंकि छोटी सी बात होती थी तो मदन की पिटाई हो जाती थी, है ना। उसको लगा आज तो हम मालिक साहब के बेटे को मार दिए हैं, आज तो बड़ी गर्दा कम हम कर दिए हैं, इसलिए आज तो हमको बहुत ज़्यादा पिटाई लगने वाली है ना। कान लगा के सुने तो पता चला कि अच्छा इसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं हो रही है, सब नॉर्मल है। तो ये धीरे धीरे आने लगे, वापस होने लगे। आने के क्रम में ही इसका पैर लोटा से टकरा गया, एक बर्तन से टकरा गया। तो आवाज़ आएगी ना, आवाज़ आई तो गिरधर लाल बाहर निकलते हैं रूम से। जैसे मदन सिहर गए, पूरा शांत। गिरधर लाल देख रहे हैं, मदन पूरा सिर झुकाए, अब तो हमको पड़ी। गिरधर लाल धीरे धीरे मदन के करीब आ रहे। मदन अपने शरीर को उतना ही टाइट करते जा रहा है कि अब जो है हमको पिटाई लग जाए। गिरधर लाल सामने आ रहे हैं और मदन अपने देह को टाइट करने के, अब मेरे पापा मुझे थप्पड़ दे देंगे। जैसे गिरधर लाल आते हैं अपने बेटे को गोद में उठा लेते हैं। मदन को आश्चर्य आए, ये क्या हो रहा है, हमने गलती किया और हमारे पापा हमको गोदी उठा लिए, ये तो अजीब काम हो गया। गिरधर लाल ने कहा कि शाबाश बेटे शाबाश, तूने आज अच्छा काम किया है। आज तूने विष के दांत तोड़ डाले हैं खोखा के, है ना। आज तुमने अभिमान का नष्ट किया है, आज तुमने जो बड़े परिवार होते हैं इसके घमंड का चकनाचूर कर दिया है। वाह बेटे वाह, आज तूने अच्छा काम किया है ना। गिरधर लाल अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, मदन को भी बहुत खुशी हुई, है ना। बातें यही ख़त्म होती है। तो इस हिसाब से आपको इस कहानी के नायक कौन लग रहे हैं? बिल्कुल इस कहानी के नायक हैं मदन, क्योंकि मदन ने ये जो चलने वाले जो पते, नायक आप उसी को कहते हैं जो गलत चीज़ों का नाश करता है। तो यहाँ पर गलत चीज़ को नाश किसने किया है? मदन ने किया है। और गलत चीज़ किस में सवार था? वो खोखा में था, सहन साहब में था। इन सबों का गलत चीज़ों का नाश किया है मदन ने। तो इस कहानी के नायक कौन होंगे? मदन होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो विष के दांत शीर्षक है आपको बहुत पसंद आई होगी और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं आगे के लिए और भी बेहतर प्रयास करता जाऊँ। और देखिएगा, यह आज जो मैंने ये पॉइंट्स जो आपको लिखाए हैं, इन पॉइंट से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो मैंने आज व्याख्या की है, जो मैंने आज लेक्चर मारे हैं, इस लेक्चर से बाहर आपको कोई भी ना प्रश्न आएगा और इससे बेहतर आपको और शायद ही कहीं सुनने को मिलेगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको एक से एक वीडियो लेक्चर आपके सामने आती जाएंगी और आप इससे बहुत बढ़िया चीज़ आप इससे सीखते चले जाएंगे, है ना। तो आज के कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। और एक और आपको मैं बात बता दूँ, इसके अलावे मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे पाठ्य कहानी को या कविताओं को मैंने स्पष्ट किया हुआ है। तो हो सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप वहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको पढ़ने का मन हो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो और आप अपने जानकारी को और आगे बढ़ा सकते हो। मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा।